हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज हम सेमीकंडक्टर का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं और जो सॉलिड्स हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे। सो रेडी विथ योर नोटबुक, ताकि आप लोग भी साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो पहला है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। जो सॉलिड्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे कैसे क्लासिफाई किया गया। तो पहला, इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया। जो मेटल या आप इसे कह सकते हैं कंडक्टर, जिनकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी बहुत ही लो होती है, लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, आप यहाँ पे लो लिख लीजिए। और आपको पता है इसे हम रो से डिनोट करते हैं, तो रो की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 10 टू द पावर -2 से लेके 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। एंड सेकेंड वन इज कंडक्टिविटी। आपको पता है कंडक्टिविटी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। मीन्स यह जो रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स रेजिस्टिविटी जितना होगी उसका इन्वर्स होगा ये। तो ये कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर या मेटल के लिए हाई होती है, और जो इसकी सिग्मा की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 10 टू द पावर 2 से लेकर 10 टू द पावर 8 साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर होता है, मीन्स हम साइमन पर मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1/ओम मीटर। इसी को हमने क्या लिखा, इसको लिख सकते हैं ओम का इन्वर्स और मीटर का इन्वर्स। तो इसे ओम को हमने लिख दिया है साइमन, ऐसे डिनोट करते हैं इसे, तो साइमन मीटर। इंसुलेटर जो होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी होती है, ये क्या होती है, बहुत हाई होती है। आपको पता है इनके पास इनकी जो रेजिस्टिविटी पावर होती है वो बहुत हाई होती है। और जो कंडक्टिविटी है इसका आपको पता है कि अपोजिट है, जब हाई होगा तो ये क्या होगा, लो होगा। कंडक्टिविटी लो होती है। और जो इसकी रो की वैल्यू होती है, मीन्स रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है, वो होती है 10 टू द पावर 8 ओम मीटर के इक्वल होती है। और जो सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर -8 साइमन मीटर इनवर्स। और इसी तरह जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इन दोनों के इंटरमीडिएट लाई करती है, इंटरमीडिएट इनके बीच की होती है। और जो कंडक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, इनके बीच की होती है, इंटरमीडिएट। और यहाँ से आप रो की वैल्यू देखेंगे तो ये होता है 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 0 तक, 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 0 ओम मीटर। और इसी तरह सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर 0 साइमन मीटर। अगर आपको कोई भी एक वैल्यू आपको याद है, अगर आपको जैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको याद है, कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसे फार्मूले में रख दीजिए 1/, जैसे 10 टू द पावर -2 है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 के इक्वल, तो वही तो है यहाँ पे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने जो सॉलिड्स को है वो 3 तरह से डिवाइड किया। जो पहला था मेटल, जिसे हम कंडक्टर भी कह सकते हैं, इंसुलेटर, एंड लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर। जो मेटल होते हैं उनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, और जो मेटल होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। और इंसुलेटर में जो होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है। मीन्स कंडक्टिविटी से आपको पता है कि ये क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। मतलब जितनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, मीन्स वो फ्लो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इजीली। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करेगा तब करंट कहाँ फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी तो किसी वायर में करंट फ्लो करेगा। तो जो सेमीकंडक्टर होता है इसकी रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है, मीन्स कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। और कंडक्टिविटी भी सेम इंटरमीडिएट होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। और लास्ट है, अब देखते हैं इसके बाद हम सेमीकंडक्टर पे आते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो सॉलिड्स थे उनको कैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे इसे डिफाइन किया गया। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे सेमीकंडक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है एलिमेंटल
सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जैसा कि नाम से ही पता चला है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जैसे कि होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये क्या है? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ कंपाउंड होगा, जैसे होता है गैलियम आर्सेनाइड, जिसे हम GaAs से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है इंडियम फॉस्फाइड, और ETC आप कर दीजिए। तो यहाँ से ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर होते हैं। और फिर एंथ्रासिन, एंथ्रासिन भी सेमीकंडक्टर ही होता है। और पॉलीएनिलीन, ETC, ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर। तो यहाँ तक पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। जैसा कि आपको पता है बोहर एटॉमिक मॉडल से आपने देखा है कि कोई भी एटम जो होता है वो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग ऑर्बिट में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जो फ्रॉम बोहर्स एटॉमिक मॉडल an isolated atom, जो एन आइसोलेटेड एटम क्या होता है? आइसोलेटेड एटम ऐसे होते हैं जो कि मीन्स कंपाउंड वो फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो सिंगल एटम प्रेजेंट है। जैसे कि कोई सिलिकॉन का एटम है तो सिर्फ एक ही सिलिकॉन का एटम प्रेजेंट है और ये किसी से क्या कर रहा है? किसी से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, किसी भी अदर एटम से, ये सिंगली एटम प्रेजेंट है। तो ऐसे एटम को हम कहते हैं आइसोलेटेड एटम। तो कोई भी अगर आइसोलेटेड एटम है तो जो द एनर्जी इन एन आइसोलेटेड एटम, यहाँ पे आप इन ऐड कर लीजिए, इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus, the energy of an electron revolving around the nucleus is depend upon the orbit in which it is revolving. जैसा कि आपको पता है कि क्या बोहर एटॉमिक मॉडल से हमें पता है कि कोई भी अगर एटम है तो यहाँ पे सपोज करिए न्यूक्लियाई है, तो इसके ये n=1 हो गया, ये n=2 हो गया, या n=3 हो गया। मीन्स इसके रेडियस अलग अलग है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसी तरह इस सेल में भी, इस ऑर्बिट में भी प्रेजेंट है। तो इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी? ये डिपेंड करेगी कि ये किस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर इस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी कुछ और होगी, इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें कुछ और होगी, और इस पर रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें कुछ और होगी। और ये जो होती है, हम देखते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड एटम में जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में मिलती है हमें, यहाँ पे एनर्जी मिल गई, फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेगी, इस तरह से मिलती है। अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग एक डिस्क्रीट मिलती है, मीन्स कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलती, हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। तो ऐसे लेवल को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम लिखेंगे इन एन आइसोलेटेड एटम discrete
एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट, इसी को हम लिख सकते हैं लाइक स्ट्रेट लाइंस। जैसा कि बहुत एटॉमिक मॉडल से हमें पता है कि जैसे हाइड्रोजन एटम में जो n=1 थी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, n=1, उसमें जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होता है। जो n=2 होता है, इसे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, n=2 होती है हाइड्रोजन एटम में, उसमें होता है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=3 के लिए होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह n=4 के लिए होगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह सो ऑन आगे तक चलता जाता है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग जो एनर्जी की वैल्यू है। यहाँ पे n=1 के लिए ये कुछ अलग वैल्यू है, n=2 के लिए एक अलग वैल्यू है। ये इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन है। आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं कि इसकी एक अलग वैल्यू होती है। जैसे ये होता है लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ एंड पास्चन सीरीज़। तो ये सब जो है, जो हमें मिलती है डिस्क्रीट मिलती है एनर्जी लेवल आइसोलेटेड एटम में। लेकिन जब कोई भी, आपको पता है कि जो हमारे आसपास जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो आइसोलेटेड एटम तो प्रेजेंट नहीं है। अब आइसोलेटेड एटम प्रेजेंट नहीं है मीन्स कोई भी एटम है तो वो क्या है, प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, कि या उसने फॉर्म कर रखा है। जैसे सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से जॉइंट है, उसने एक चैन बना रखी है। तो इस तरह से जब कोई भी एटम क्रिस्टल फॉर्म किया रहता है या सॉलिड बनाया रहता है तो क्या करता है, आपको पता है कि ये पॉजिटिव है। इस तरह से न्यूक्लियाई में प्रोटॉन प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। सपोज करिए ये किसी का एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में है, ये वैलेंस सेल है इसकी, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक और एटम है, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इसका क्या होगा, एक और एटम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे तो अभी इलेक्ट्रॉन था तो सिर्फ इसकी वजह से अट्रैक्शन लग रहा था और ये रिवॉल्व कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलॉन्ग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही थी तो ये रिवॉल्व कर रहा था इस रेडियस के अलॉन्ग। तो अब ये जब आ गया, दो न्यूक्लियस आ गए, यहाँ पे दो एटम पास आ गए, ये सिलिकॉन का है सपोज करिए, ये भी सिलिकॉन का है, तो क्या करेगा, अभी इस इलेक्ट्रॉन पे इससे भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगी और इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगी और इससे भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। और जो इलेक्ट्रॉन का है आपस में क्या लगेगा, यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगेगी और इसकी वजह से इस पर एक रिपल्सन फोर्स लगेगी। मीन्स इस पर जो फोर्स लग रही थी अब क्या लग रही है, इस पर जो फोर्स लग रही थी पहले तो सिर्फ इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, अब यहाँ पे और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे उसकी वजह से प्रेजेंट जो थे इसके, उसकी वजह से क्या लग रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था। लेकिन अब यहाँ पे दूसरे एटम के आने की वजह से भी इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एनर्जी लेवल होती हैं वो जो डिस्क्रीट ना होकर छोटे छोटे लेवल में टूट जाती हैं और एक कंटिन्यूअस बैंड फॉर्म करती हैं। तो ऐसे ही जो एनर्जी का बैंड फॉर्म होता है उसी को कहते हैं हम एनर्जी बैंड। तो यहाँ से हम देखते हैं कि consider a small SI crystal consider a small single crystal, लिख लीजिए अपॉन सिंगल, consider a small single crystal of silicon। तो आपको पता है कि जब कोई भी क्रिस्टल होगा तो उसमें कुछ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। तो हम मान लेते हैं सपोज n नंबर ऑफ एटम, n एटम्स आर प्रेजेंट। मान लेते हैं कि ये जो क्रिस्टल है सिंगल क्रिस्टल है सिलिकॉन का, उसमें n एटम्स प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, जब
यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जब ये फॉर्म करेगा क्रिस्टल, टू फॉर्म अ क्रिस्टल, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया था कि जब दो, अब क्या हुआ यहाँ पे एटम आ गए, तो अब ये क्या करेगा, एक क्रिस्टल फॉर्म करेगा। तो टू फॉर्म अ क्रिस्टल ऑफ लैटिस, टू फॉर्म अ क्रिस्टल ऑफ लैटिस, टू फॉर्म अ क्रिस्टल ऑफ लैटिस स्पेसिंग, अब यह क्या करेगा, इसे हमें क्लोज लाना पड़ेगा इन्फिनिटी से। टू फॉर्म अ क्रिस्टल ऑफ लैटिस स्पेसिंग शुड बी, क्या होगा, 2 एंगस्ट्रॉम से 3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, जो कि बहुत छोटी हो जाएगी। मीन्स हम इन्फिनिटी से जो है एटम्स को लाएंगे 2 to 3 एंगस्ट्रॉम के दूरी पे, इतने पास पास हम एटम को लाएंगे तभी क्रिस्टल फॉर्म होगा। स्पेसिंग यहाँ पे आप ए डिनोट कर दीजिए, मीन्स जो ए है ये क्या डिस्टेंस शो कर रहा है, जो कि होगा 2 से 3 एंगस्ट्रॉम की जो डिस्टेंस होगी उसके इक्वल। एंड द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ लैटिस and the electrons level and the electrons have some new energy level due to इंट्रैक्शन। अब आपको पता है कि जब मैंने आपको भी डायग्राम से बताया कि जब क्रिस्टल फॉर्म करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ न्यू इंट्रैक्शन आ जाएंगे, जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था दूसरे न्यूक्लियस की वजह से, और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन जो दूसरे सेल में प्रेजेंट है उसकी वजह से। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहला जो इंट्रैक्शन वो क्या होगा, विद द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in the neighboring atom, मतलब जो उसके पास में एटम है उसमें उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से जो इंटरेक्शन हो रहा है। और सेकंड है विथ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द neighboring एटम। इसको आप इस तरह समझिए कि जैसे आपके पास अगल बगल आपका एक सिर्फ हाउस था, घर है, जब तक आपके पास कोई घर नहीं है तो आप क्या करते हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हल्ला करते हो, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हो, आप या तो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हो, बॉल जैसे बैट बॉल खेल रहे हो, आप बॉल को इधर से उधर मार रहे हैं, बहुत दूर तक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके बगल में कोई नेबर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप ऑटोमेटिक क्या करेंगे, आप जो हल्ला कर रहे थे वो कम कर देंगे, वो जो बॉल को इधर उधर फेंक रहे थे, मीन्स कहीं भी फेंक दे रहे थे, वहाँ पे आप नहीं खेलेंगे, कहीं सिस्टमेटिक वे से खेलेंगे। तो ये क्या हुआ, वहाँ पे आपका नेबर का इफ़ेक्ट पड़ रहा था। तो यही होता है कि जब कोई भी क्रिस्टल फॉर्म होता है तो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, तो उस पर क्या लगता है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उस पर नेबर एटम की वजह से जो इलेक्ट्रॉन, जो जिस तरह से ये एक एटम प्रेजेंट है और दूसरा एक एटम प्रेजेंट है पास में, तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि यहाँ पे तो पहले सिर्फ इसी की वजह से जो भी इंटरेक्शन था सब यहीं पे था, लेकिन कुछ नए इंटरेक्शन आ जाएंगे जब ये एटम को जब हम 2 से 3 एंगस्ट्रॉम पास में लाएंगे इन्फिनिटी से। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है, अब इस पे इसकी वजह से तो इंटरेक्शन लग ही रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब इस न्यूक्लियस की वजह से लगेगा और उसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन भी लगेगा। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, इसे मैंने भी पढ़ा दिया था लेकिन कैमरा बंद रह गया, तो कोई बात नहीं, इसे फिर से देख लेते हैं। इन अ क्रिस्टल, जैसा कि अभी इस पे क्या लिखा गया है मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे आप प्रेयर में सुबह सुबह स्कूल में खड़े होते हैं, या फिर जब आप घर से स्कूल की तरफ जाते हैं बस से, या फिर आप ट्रैवल करते हैं मेट्रोज़ में जैसे बैठे हुए हैं आप, तो जब आप एक रो में आप
खड़े हैं, जब प्रेयर कर रहे हैं, या फिर जब बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप सीट पे जब बैठे हुए हैं तो आपके अगल बगल बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, या फिर प्रेयर में आप खड़े हैं तो सब लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे खड़े हैं। तो आपकी क्या है, किसी स्टूडेंट से एक यूनिक पोजीशन है, तो आपके पास अगर कोई सामान भी है तो उसकी भी क्या होगी, अगर आपकी एक यूनिक पोजीशन है तो ऑब्वियसली जो आपके पास सामान है उसकी भी एक यूनिक पोजीशन होगी। तो वही लिखा गया है कि अगर कोई क्रिस्टल, जैसे कि आप मान लीजिए जो ग्राउंड में आप खड़े हैं प्रेयर के लिए, तो जो सारे लोग खड़े हैं जहाँ पे, उसे हम मान लेते हैं कि वो क्रिस्टल है, और जो आप लोग खड़े हैं वो एक एटम है। तो वैसा ही है कि इन अ क्रिस्टल ईच एटम हैज़ अ यूनिक पोजीशन, हेंस ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ यूनिक पोजीशन एंड हेंस ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ यूनिक इंटरेक्शन। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई है यहाँ पे क्रिस्टल है, क्रिस्टल में एक कोई एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ये यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, इसी तरह एटम इस तरह से प्रेजेंट है। तो इसकी क्या पोजीशन होगी, इसकी एक यूनिक पोजीशन, मीन्स यहाँ इससे इसकी इधर से इतनी पोजीशन है, यहाँ से ये पोजीशन, अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो इसका कुछ अलग नंबर आएगा, इधर से अगर काउंट करेंगे तो कुछ अलग आएगा, मीन्स कि एक इसकी यूनिक पोजीशन होगी। तो ये इसकी यूनिक पोजीशन है एटम की, तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी है तो इलेक्ट्रॉन की भी क्या होगी, एक यूनिक पोजीशन होगी। और जो इंट्रैक्शन होगा इसका इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, मीन्स नेबरिंग एटम के साथ होगा, तो इसकी जो इंट्रैक्शन भी होगी वो भी यूनिक होगी, मीन्स ये इसके साथ होगा, और जब इसकी का हम देखेंगे तो इसका भी जो होगा नेबरिंग एटम के साथ ही इंट्रैक्शन होगा। तो ऐसे इसका यहाँ पे होगा, तो जो इंट्रैक्शन भी होगा वो यूनिक होगा। Hence, each electron will have different energy levels even when they belong to same subcell of isolated atom। फिर इसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेम सबसेल्स, मीन्स कि अगर कोई सिलिकॉन का एटम है और उसके आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरे सिलिकॉन का एटम है क्रिस्टल में और सेम ऑर्बिट में इसका भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का एनर्जी जब देखेंगे तो इनकी एनर्जीज में क्या होगा, कुछ डिफरेंट होगा। Their energies are slightly greater or smaller than their original energies in isolated state। तो उनकी जो एनर्जी होती है वो या तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है या तो थोड़ी सी कम होती है जब हम आइसोलेटेड एटम में देखते हैं। जैसे मैंने आपको भी दिखाया हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल होती है n=1, वहाँ पे होता है -13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब क्रिस्टल में आती है तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है या थोड़ी सी कम भी हो सकती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप दो ब्रदर या दो सिस्टर या ब्रदर सिस्टर हैं, आप क्या कर रहे हैं, दोनों लोग सेम एनर्जी के साथ घर से निकलते हैं और आप मीन्स आप लोग न्यूट्रल हैं, आपके पास ना इस समय पॉजिटिव थॉट है ना ही निगेटिव थॉट है। अब जब आप बस में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, अब आप सपोज़ करिए एक आप में से आगे बैठ जाता और एक पीछे बैठ जाता, और इसके साथ जो बैठा हुआ है नेबर, यहाँ पे जो दूसरा मैन या वुमेन बैठी हुई है यहाँ पे भी, तो ये क्या करेंगे, दोनों कुछ देर के बाद बातें करने लगेंगे। और ये सपोज़ करिए ये पॉजिटिव बात कर रहा है और ये निगेटिव बात कर रही है, तो जब देखेंगे कि आप दोनों जब आप बस से उतरेंगे तो इसके पास कुछ निगेटिव थॉट हो जाएंगे और इसके पास कुछ पॉजिटिव थॉट हो जाएंगे। तो सेम ऐसा है कि जो क्रिस्टल में जब एटम हो जाते हैं तो एटम के पास कुछ, किसी के पास थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, किसी के पास थोड़ी लो एनर्जी हो जाती है। जिसके पास यहाँ पे पॉजिटिव थॉट होगा उसके पास क्या होगी, हाई एनर्जी होगी, जिसके पास नेगेटिव थॉट होगा वो क्या होगा, थोड़ी सी लो एनर्जी होगी। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है कि क्रिस्टल में कोई भी एटम जो है उसका इंटरेक्शन हो रहा है, तो जब इंटरेक्शन करने के बाद जो इनकी एनर्जी में है वो थोड़ा सा या तो स्लाइटली ग्रेटर होते हैं या तो स्लाइटली क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक ही सब सेल के कुछ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रॉन की कम एनर्जी है, मतलब सिर्फ छोटे छोटे एनर्जी गैप्स के लिए, मीन्स उनके मैग्नीट्यूड में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। तो जो ये क्या करते हैं, तब ये बहुत सारा एनर्जी लेवल बना लेते हैं, एक छोटे से क्लोजली स्पेस्ड में क्या करते हैं, एनर्जी लेवल बना लेते हैं। तो इन्हें क्या करते हैं, इसी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। तो इसे कहते हैं एन इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल क्लोजली स्पेस्ड इन अ वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज कॉन्स्टिट्यूट एन एनर्जी बैंड। तो जो ये छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स बनते हैं किसी भी छोटे से एनर्जी रेंज में, तो उसी को कहते हैं हम एनर्जी बैंड।
तो यहाँ तक हमने देखा कि एनर्जी बैंड क्या होता है। इसके आगे जो हमें देखना है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है। तो ये है एक, इस तरह से डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम में देखते हैं हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है। ये हमें देखना ज़रूरी इसलिए था कि इसके बाद जब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी पढ़ने के लिए हमने पहले आज एनर्जी बैंड देखा। तो देखते हैं कि जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड क्या होता है। जो वैलेंस बैंड वो होती है जिसमें आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, जैसे सिलिकॉन के जो 4 एटम है, जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो हाईएस्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लेवल में, उसी को कहते हैं हम वैलेंस बैंड। तो और उसके ऊपर होती है कंडक्शन बैंड, इसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसको हम C.B से डिनोट कर सकते हैं। और जो ये एनर्जी का गैप है इसके बीच में, इसे हम EG से डिनोट करते हैं। और इसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और यहाँ इस तरह से मैंने इसे डिनोट किया। इसका मतलब यहाँ पे जो वैलेंस बैंड होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिखा हुआ है रेंज ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल। ये एक ऐसा रेंज होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मीन्स अगर सिर्फ वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं। जब ये एनर्जी इतनी इक्वल हो जाती है, EG के इक्वल हो जाती है, मीन्स EG से थोड़ा सा हाईयर होती है, तो ये क्या करता है, वह वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो जंप करता है और कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और जब कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो कंडक्शन बैंड है, द बैंड अबव वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड होता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। रेंज ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टल। आपको पता है कि ये जो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा वो फ्री होगा। मीन्स यहाँ पे जो वैलेंस बैंड से इसने एनर्जी ली और यहाँ से जब एग्जिट करेगा तभी तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में और मे नॉट एग्जिस्ट है। और जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मीन्स अगर सारे इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है तो कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन अगर वैलेंस बैंड में हम थोड़ी सी हीट दे दें या थोड़ा सा थर्मल एनर्जी दे दें तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर वो एनर्जी सफिशिएंट हुए, इस EG से ज़्यादा हुई, तो वो क्या करेगा, एग्जाइट करेगा और चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को में पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो EG होता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होती है, ये क्या होता है, यहाँ पे जो एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो गैप है EG, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।